हिंदी कहानी तीसरा मकान यानी लज्जा का घर। लज्जा का घर ठीक उस चौराहे पर है जहाँ से बाघ के लिए रास्ता कटता है। उसे घर नहीं फ्लैट कहा जाता है। बिमला या कुंती से लज्जावती का कोई संबंध नहीं है, फिर भी एक संबंध सा दिखाई पड़ता है। उन दोनों को यह भी नहीं पता है कि जहाँ से बाघ के लिए रास्ता कटता है वहाँ कोई ऐसा शानदार फ्लैट भी है और वहाँ लज्जा नाम की कोई लड़की रहती भी है। लज्जा भी कुंती और बिमला की तरह खूबसूरत है, लेकिन उसके रहन सहन ने उसे कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत बना रखा है। उसके घर में रहने वाले और लोगों के कपड़ों, जूतों और बालों में चमक तो है, पर चेहरों पर धन की कमाई नहीं है। ऐसा लगता है जैसे इन लोगों के दिन फिर गए हैं और एकाएक मालदार हो गए हैं। लज्जा को जब भी लोगों ने देखा है मुस्कुराते हुए ही देखा है। अपनी कोई कार उसके पास नहीं है, पर वह हमेशा या तो किसी कार से जाती है या टैक्सी से। ठीक तो मालूम नहीं, पर सुना यही है कि वह किसी बड़े होटल में रिसेप्शनिस्ट है। कभी कभी होटल का सामान लाने ले जाने वाला वैसन भी उसे काफ़ी रात गए घर छोड़ जाता है। लज्जा को यह संतोष है कि आखिर उसने संघर्ष में हार नहीं मानी और उन दिनों को उसने जीत लिया जो बहुत ही दुखदायी और कष्टप्रद रहे हैं। किसी तरह वह परेशानियों के उस जंजाल से उबर आई है जो आए दिन उसे घेरे रहती थी। अपने पिछले 4-5 वर्षों के जीवन पर जब वह निगाह डालती है तो उसे लगता है जैसे वह एक भयंकर जंगल से बाहर आ गई है और अब तमाम रास्ते सामने खुले पड़े हैं। लोग उसे बहुत शक की निगाहों से देखते हैं। उसके फ्लैट के नीचे रहने वाला ब्रोकर बड़े मज़े ले लेकर उसकी कहानियाँ सुनाता है। एक रात तो यह लड़की 2 बजे आई। बड़ी आलीशान गाड़ी थी और यही भाईजान सीढ़ियों वाली जगह में उस आदमी ने इसे प्यार किया और गाड़ी लेकर चला गया। यह यहीं बाहर खड़ी बहुत देर तक जाती हुई गाड़ी को देखती रही, फिर लड़खड़ाती हुई ऊपर चली गई। बहुत देर तक इसने घंटी बजाई, तब दरवाज़ा खुला और रास्ते में ही इस लड़की ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। बहुत डांट लगाई घर वालों को कि घंटे घंटे भर घंटी बजानी पड़ती है। घर से सभी लोग थे पर किसी ने चू तक नहीं की। कितनी तनख्वाह मिलती होगी इसे, एक ब्रोकर ने पूछ ही लिया था तो उसने रस लेते हुए कहा था, अरे उसे पैसे की क्या कमी, कार से नीचे तो पैर नहीं रखती। बड़ी लंबी लंबी दोस्तियां हैं उसकी। लज्जा को लेकर सब लोग बातें करते हैं और अजीबोगरीब किस्से सुनाते हैं, बेहद मज़ेदार और गंदे किस्से। पर लज्जा इन सबसे बेफिक्र है, न वह परवाह करती है। उसके रहन सहन का ऐसा सिक्का सब पर जमा हुआ है कि उसके आने के वक्त वे निगाहें लपेटे जाते हैं। लज्जा की होठों की मुस्कुराहट में एक अजीब सा जादू है, वह जादू जिसका एहसास अभी बिमला को अपनी ज़िंदगी में नहीं हुआ है। लज्जा के शरीर में मोहक कामनीयता है और चाल में एक बनावटी खम है। हर रोज़ वह बालों का स्टाइल बदलती है और अंदाज में भी बदलाव नज़र आता है। लगता है कि वह बहुत तेज़ी से किसी रास्ते पर बढ़ती चली जा रही है। वह रास्ता खुला हुआ है, वह इतनी तेज़ रफ्तार से भागती चली जा रही है कि कोई आवाज़ उस तक नहीं पहुंचती। वह खुद किसी आवाज़ को सुनने की स्थिति में नहीं है। पास पड़ोस में रहने वाले अपनी लड़कियों के लिए खास तौर से चिंतित हैं। लज्जा के साथ वाले फ्लैट में तो कोई गृहस्थ ज़्यादा दिन तक रुक ही नहीं सका। उनकी बीवियों ने वहाँ उनका रहना मुहाल कर दिया, इसलिए अब उसमें चिट फंड वालों का दफ्तर खुल गया है जो दिन भर अपना व्यापार करते हैं और शाम को वहीं से बियर पीकर घूमने के लिए निकल जाते हैं। उन्हें भी लज्जा की मुस्कुराने वाली आदत से परेशानी होती है और वे वहीं बैठे बैठे सुबह वाली मुस्कुराहट के बारे में कयास करते रहते हैं। आखिर उनकी बात यहीं टूटती है कि लज्जा कम से कम उनकी पहुंच के बाहर की चीज़ है। वे लज्जा को चीज़ ही कहते हैं। लज्जा के घर में सब खुश हैं,
उन्हें किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। मामूली और ख़ास सभी तरह के आराम उन्हें प्राप्त हैं, लेकिन वे सब लोग चोरों की तरह वहाँ रहते हैं। उनके घर का कोई आदमी नीचे बाजार से सौदा नहीं खरीदता और न वहाँ के लोगों से रब्त जब्त ही रखता है। वे सब जैसे अकेले अकेले रहते हैं। ख़ास तौर से लज्जा की माँ जब कभी दरवाजे पर दिखाई पड़ती है तो एक आध निगाहें फ़ौरन यह बताने लगती हैं कि यह उसी लड़की की माँ है। उन नज़रों की भाषा को उसकी माँ पढ़ लेती है और इस बात का संतोष करती है कि अब वह उस मोहल्ले में नहीं रहती है जहाँ तमाम रिश्तेदार रहते थे, नहीं तो वे लोग कुड़ कुड़ कर ही जान दे देते। लज्जा अधिकतर 3 आदमियों के साथ दिखाई पड़ती है। एक रात जब मौसम काफ़ी ख़राब था, आसमान रुंधा सा और धूल बड़ी आंधी चल रही थी, तो लज्जा दिलीप की कार से उतरी थी। उसका मुंह उतरा हुआ था, आंखों में बड़ा सा सूनापन था, बाल भी बिखरे बिखरे से थे। वह दिलीप को अपने साथ ऊपर ले गई थी और कमरा चारों तरफ से बंद करके उसने बहसियों की तरह उसे ताकते हुए पूछा, तुम आखिर इनकार क्यों करते हो? क्या नहीं है मुझ में? इतने दिनों में क्या बदल गया है? दिलीप कुछ देर चुप बैठा रहा था। लज्जा ने उसे फिर कुरेदा था तो उसने कहा, मैं जो कह चुका हूँ उसे ही दोहरा सकता हूँ, लेकिन क्यों? लज्जा अस्त व्यस्त सी हो गई थी और दिलीप के कंधे से उसने अपना सिर टिका दिया था। दिलीप ने एक बार बहुत गहरी नज़रों से उसे ताका था, जैसे वह जोर लगाकर अपना निश्चय बदलने की कोशिश कर रहा था। लज्जा सीधे बैठ गई थी और खामोश निगाहों से अपना उत्तर मांग रही थी। इस बात को उठाना कि बेकार है, लज्जा इस पर बहस नहीं की जा सकती। दिलीप ने बहुत सोचकर कहा था, शादी का सवाल नहीं उठता। कमरे में बड़ी मनहूस खामोशी छा गई थी और कुछ देर बाद दिलीप उठकर चला गया था। लज्जा उसे नीचे छोड़ने नहीं आई थी। लज्जा के फ्लैट की तरह हजारों फ्लैट हैं और उसकी तरह की हजारों लड़कियां भी हैं, उतनी ही सुंदर, कोमल और हर वक्त मुस्कुराने वाली। हर लड़की अपने हाल से परिचित है और अपनी ज़िंदगी बदलना चाहती है। हर लड़की यही चाहती है कि यह लोग उसे चाहें, लेकिन उनमें कोई एक ऐसा हो जो सिर्फ उसे चाह सके, ताकि उसे यह संतोष हो कि वह ज़िंदगी में हारी बाजी जीत गई है। तीसरे मकान में रहने वाली लज्जा भी यही चाहती है और जो वह चाहती है उस ओर जाने वाला रास्ता पहले ही कट चुका है और उस तीसरे मकान यानी लज्जा के घर की कहानी यही ख़त्म होती है, क्योंकि अभी इससे आगे कुछ हुआ नहीं है। इस तारीख तक घटनाएं यहीं तक पहुंची हैं, इसलिए यह बात भी यहीं पर ही ख़त्म होती है। परमात्मा करे लज्जा जैसी खूबसूरत और दिल रखने वाली लड़कियों को ऐसे रास्ते पर न जाना पड़े जिससे फिर लौटा ना जा सके, क्योंकि दुनिया यही चाहती है। दोस्तों, अगली कहानी यानी चौथा घर यानी सुनीता का घर कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दें। दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।